हेलो एवरीवन। तो हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ रहे थे और हमने फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल कंप्लीट कर लिया है और हम सेकेंड रिएक्शन इंटरमीडिएट पे आ रहे हैं कार्बोकेटायन। तो चलिए आज हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं कार्बोकेटायन के बारे में। मीन्स सबसे पहले इसका जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। सेकेंड नंबर होगा हमारा, हम लोग इसके स्टेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। एंड थर्ड थिंग, कार्बोकेटायन के जनरल रिएक्शन क्या होते हैं, हम लोग ये स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक, कार्बोकेटायन का जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो यार, कार्बोकेटायन नेम सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कार्बन पे प्लस होगा, जैसे 3 हाइड्रोजन है, ये CH3 प्लस है, ये कार्बोकेटायन है। आपको इतना समझ में आ रहा होगा। जैसे CH3 प्लस, ये कार्बोकेटायन का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहली बात, कार्बोकेटायन होमोलिसिस से फॉर्म होगा या हेटेरोलिसिस से। तो आपको पता है कभी भी हेटेरोलिसिस होगा, A सिंगल बॉन्ड B का हेटेरोलिसिस करेंगे आप तो पॉसिबल है A+ एंड B- फॉर्म हो सकता है। इसलिए कार्बोकेटायन हेटेरोलिसिस में फॉर्म होगा। होमोलिसिस में क्या फॉर्म होता है? फ्री रेडिकल। तो पहला पॉइंट, कार्बोकेटायन हेटेरोलिसिस में फॉर्म होगा। सेकेंड पॉइंट, हेटेरोलिसिस पोलर सॉल्वेंट में प्रीफर करेंगे या नॉन पोलर सॉल्वेंट में। आपको याद होना चाहिए हेटेरोलिसिस पोलर सॉल्वेंट में फेवरेबल होता है, तो ये पोलर सॉल्वेंट में फेवरेबल होगा। थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए कार्बोकेटायन के बारे में, आप इजीली बता सकते हो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर देखा जाए तो 3 बॉन्ड पेयर है एंड लोन पेयर यहाँ पे 0 होंगे। क्लियर है? सिंस यहाँ पे 0 लोन पेयर है इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायामैग्नेटिक होगा। तो कार्बोकेटायन डायामैग्नेटिक होगा बिकॉज इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर है? इसके अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। क्लियर है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसीलिए इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ट्राइगोनल प्लेनर मींस आपको पता है कैसा होता है, कार्बन हाइड्रोजन 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 एंड एक p ऑर्बिटल में प्लस चार्ज होगा, मतलब ये वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। कार्बोकेटायन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, राइट। और ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, मान लीजिए अगर ये कार्बोकेटायन xy प्लेन में है, ये थोड़ा ध्यान रखें आप। अगर कार्बोकेटायन xy प्लेन में है तो वैकेंट ऑर्बिटल z प्लेन में होगा, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। क्लियर है? तो ये हमने कार्बोकेटायन का जनरल प्रॉपर्टीज देखा। चलिए वन बाय वन करके सारे प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। चलिए नोट डाउन करिए। कार्बोकेटायन में फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट, formed during heterolysis। फिर सेकेंड पॉइंट, favored by polar solvent। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में फेवर नहीं होगा, पोलर सॉल्वेंट में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन फेवरेबल होगा, तो फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट। नेक्स्ट पॉइंट, 3 बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट पॉइंट, 0 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर, नेक्स्ट पॉइंट 0 लोन पेयर। नेक्स्ट पॉइंट 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा, तो जनरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। जनरली तो मैंने इसलिए यूज किया बिकॉज मान लो कार्बन पे प्लस है, सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाए। अब देखिए, एक सिग्मा एक पाई एक सिग्मा, ये भी कार्बोकेटायन है। 3 बॉन्ड बनाया है कार्बन, एक 2 सिग्मा है, इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा।
इसलिए मैं जनरली टर्म यूज किया है, जनरली ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो जनरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट पॉइंट, शेप क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it has one vacant p orbital. It has one vacant p orbital. It has one vacant p orbital. It has one vacant p orbital which lies perpendicular to the plane. Which lies perpendicular to the plane of molecule. क्लियर है? चलिए अगर आगे की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या इलेक्ट्रॉन रिच होगा? तो आप क्लियरली बोल सकते हो यार कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, बिकॉज जस्ट 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट पॉइंट, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो आप लिखिए कि नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कैन बिहेव एज लेविस एसिड, कैन बिहेव एज लेविस एसिड। क्लियर है? तो ये था जनरल प्रॉपर्टी कार्बोकेटाइन के बारे में, बहुत ही सिंपल है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कार्बोकेटाइन का शेप आपको समझ में आ रहा है। कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होता है और इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। मतलब समझे आप कि अगर आपके पास, मैं ऐसे कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, कार्बोकेटाइन जैसे कार्बन है, 3 बॉन्ड है, ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप दिख रहा है आपको, जस्ट सेम प्लेन में है तीनों बॉन्ड, राइट। और इसके बाद एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, ये वैकेंट p ऑर्बिटल जस्ट तीनों बॉन्ड के परपेंडिकुलर होगा। मान लेते हैं ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, राइट, और ये तीनों बॉन्ड के परपेंडिकुलर है। क्लियर? अब क्या होगा, सिंस ये वैकेंट p ऑर्बिटल दोनों साइड से अप्रोचेबल है, मींस इस साइड से भी वैकेंट p ऑर्बिटल को अप्रोच कर सकते हैं, इस साइड से भी इस वैकेंट p ऑर्बिटल को अप्रोच कर सकते हैं। सिंपल है। ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये वैकेंट p ऑर्बिटल ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और सिंस ये दोनों साइड से अप्रोचेबल है, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा या फिर जो भी लोन पेयर डोनर आएगा वो इस साइड से भी डोनेट कर सकता है और इस साइड से भी डोनेट कर सकता है। तो अगर लोन पेयर इस साइड से डोनेट करेगा, अगर इस साइड से डोनेट करेगा तो स्ट्रक्चर देखो, अब 4 बॉन्ड बन गए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। क्लियर है? लेकिन अगर ये इस साइड से आता, इस साइड से आता तो फिर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता। देखिए p ऑर्बिटल दोनों साइड से अप्रोचेबल है, तो बाहर से कोई लोन पेयर डोनर आया तो इधर से भी बॉन्ड बना सकता है, राइट, और इधर से भी बॉन्ड बना सकता है। पहले प्लेनर रहेगा, जैसे ही बॉन्ड बनेगा sp2 से अब ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो ये बॉन्ड ऊपर उठेंगे और sp3 हाइब्रिडाइज में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इधर से भी बनेगा तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है? तो यार ये जो दोनों स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये दोनों मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज ये रहेगा। तो अगर ये काइरल सेंटर है, अगर मान लो ये चारों डिफरेंट है, काइरल सेंटर है, तो ये दोनों मिरर इमेज होंगे और यहाँ पे इनैंशियोमर बनेगा। क्लियर है क्या? ये पॉइंट नोट करें आप कि देखिए इसमें कि वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल is
perpendicular to the plane of molecule, vacant p orbital is perpendicular to the vacant p orbital is perpendicular to the plane of molecule. That's why it can be approached from either side. That's why it can be approached from either side. So enantiomeric pair will be formed. So enantiomeric pair will be formed if this is the only chiral center. So enantiomeric pair will be formed if this is the only chiral center. हो गया। तो चलिए ये हमने कंप्लीट किया जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटाइन। अब बात करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे डिसाइड करेंगे। आपने जीओसी में पढ़ा होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिंस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। तो आप बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस m प्लस h and plus I, right? And stability of carbocation is inversely proportional to minus m minus h minus I. ऐसे लिख लो, is inversely proportional to minus m minus h minus I. प्लस m प्लस h प्लस I से कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, माइनस m माइनस h और माइनस I से कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। आप सबको पता है। चलिए इस पे प्रॉब्लम करते हैं कुछ। क्वेश्चन है कंपेयर स्टेबिलिटी। फर्स्ट बेंजीन पे CH2 प्लस, साइक्लोहेक्सेन पे CH2 प्लस, सेकेंड 5,3C प्लस 5,2CH प्लस 5CH2 प्लस। 5 मतलब फिनाइल रिंग, 5 मतलब फिनाइल रिंग, PH है ये, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड CH3 CH2 प्लस फिफ्थ इस कार्बोकेटाइन का नेम याद रखिए, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम केटायन। ट्रोपाइलियम केटायन नेम इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखिए आप। 5 के बाद 6 बेंजीन पे CH2 प्लस, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस एंड
CH3 CH2 प्लस CH3 CH2 प्लस ONH CH3 CH2 प्लस OCH3 CH2 प्लस SCH3 CH2 plus OCH3 and CH3C plus CH3CH3 CH3C plus CH3CH3 के बाद PHCH2 plus CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। तो अब ये 1 to 9 जल्दी से ट्राई करें। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट में रेजोनेंस है, सेकंड में रेजोनेंस नहीं, तो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। ये 3 फिनाइल के साथ रेजोनेंस, यहाँ पे सिर्फ 2 फिनाइल के साथ रेजोनेंस, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 फिनाइल के साथ रेजोनेंस है, इसीलिए फर्स्ट मोर स्टेबल, देन सेकंड, देन थर्ड। सिंपल है। फर्स्ट में 3 अल्फा हाइड्रोजन, सेकंड में 6 अल्फा हाइड्रोजन एंड थर्ड में 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो प्लसेस इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। फर्स्ट वाला रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये फर्स्ट मोर स्टेबल होगा। फिफ्थ में, फिफ्थ एरोमेटिक है, सेकंड भी दोनों ही एरोमेटिक है, लेकिन इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, इसलिए फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है। फिफ्थ का लॉजिक क्या है? दोनों ही एरोमेटिक है, लेकिन फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में रेजोनेंस ज्यादा है, इसीलिए ये मोर स्टेबल है। सिक्स्थ में बेंजीन के साथ रेजोनेंस, ये यहाँ पे सिंपल रेजोनेंस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फर्स्ट मोर स्टेबल, देन सेकंड, देन थर्ड। सेवेंथ में देखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली बैक बॉन्डिंग हुआ है, या फिर प्लस एम है, यहाँ भी प्लस एम है और यहाँ भी प्लस एम है। लेकिन आपको पता है ये 2p2p से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 2p2p से डोनेट करेंगे एंड सल्फर 3p से डोनेट करेगा। 2p से ये ज्यादा डोनेट करेंगे। अगर ये 2p से ज्यादा डोनेट करेंगे तो फिर इनका प्लस एम स्ट्रॉन्ग होगा। अब दोनों ही 2p से डोनेट करेंगे। अब मैं देखूंगा लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डोनेट्स मोर। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ज्यादा डोनेट करेगा, इसीलिए नाइट्रोजन का प्लस एम स्ट्रॉन्ग होगा। प्लस एम स्ट्रॉन्ग होगा, फिर यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगा? ज्यादा होगा, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा। सिंपल है। फिर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे भी प्लस एम है, या बैक बॉन्डिंग बोल सकते हो, इसी को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है। प्लस एम इफेक्ट या बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा 9 अल्फा हाइड्रोजन से भी। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट बात ये है 9-1, इसमें रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है। इन दोनों में आपको पता है फिनाइल में रेजोनेंस ज्यादा होगा, तो फिनाइल मोर स्टेबल होगा इससे, राइट। लेकिन अब आपको याद रखना है कार्बोकेटाइन के केस में यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है और ये 3 डिग्री है, 3+I है, तो मेरी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है एंड 9 अल्फा हाइड्रोजन है।
ये रेजोनेंस को भी डोमिनेट कर जाता है, इसीलिए ये मोर स्टेबल होगा फिनाइल से। तो ये आप थोड़ा सा इसको स्टार मार्क कर लें, एग्जाम में आपको याद नहीं आएगा लेकिन स्टार मार्क करके लिखे, बार बार देखेंगे तो ही आपको याद रहेगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होता है, जल्दी से नोट करें। नाइन्थ के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10th, CH2 plus CH3, CH2 plus CH2 CH3 and CH2 plus CH CH3 CH3 आपको बताना है। फिर 11th एग्जाम्पल है CH plus C CH3 CH3 CH3, यहाँ पे CH3 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 को ये ट्राई करना है। फिर C plus CH3, फिर इससे भी पहले आप ये लिख लो फिनाइल 3 फिनाइल और मिथाइल C प्लस मिथाइल मिथाइल CH फिनाइल CH2 प्लस। ट्राई करें। चलो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो यार, ये 12th में एक में और ऐड कर देता हूँ। 12th में एक और मैं ऐड करूँ यहाँ पे, सो दैट सब साथ में हो जाएंगे। ये 12th है 1 2 3 4 5, ठीक। 10 11 12 यहाँ भी आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए 10th तो सिंपल आप कर सकते हो लॉजिक से, लेकिन 11th एंड 12th आप नहीं कर सकते हो लॉजिक से, ये मुझे बताना पड़ेगा, ठीक। 10th आप ट्राई करें। टेंथ में अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन में 3 अल्फा हाइड्रोजन, सेकेंड ऑप्शन में 2 अल्फा हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑप्शन में 1 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिक्रीजेस, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे 11th में देखा जाए तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस आई इफेक्ट है और यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट है, इसका प्लस आई और इसका प्लस आई। याद रखिए CMe3 का प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन में अगर 2 प्लस आई है और यहाँ पे 1 प्लस आई है, तो ये 2 लार्ज प्लस आई 3 अल्फा हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट डोमिनेट कर देंगे, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। फ्री रेडिकल के केस में, फ्री रेडिकल के केस में मेसोमेरिक सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव, वहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन कार्बोकेटाइन में आप देखिए जैसे ये 9th में मेसोमेरिक को हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट कर सकता है कुछ स्पेशल केसेस में। 11th में भी देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन को इंडक्टिव डोमिनेट कर सकता है, इसी
इसीलिए मैंने आपको ये 11th एग्जाम्पल दिया है कि आप कभी आपको मिल जाए कि ये मोर स्टेबल है तो आपको फिर चौंकना नहीं है। कार्बोकेटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन को इंडक्टिव डोमिनेट कर सकता है। अगर लार्ज इंडक्टिव ग्रुप लग जाए तो 1 स्मॉल प्लस आई को और 3 अल्फा हाइड्रोजन को ये डोमिनेट कर सकते हैं। 12th में देखा जाए आपको पता है यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस हुआ, 3 डांसिंग रेजोनेंस। ये ट्रोपाइलियम से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। ट्रोपाइलियम 3 फिनाइल के रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल होता है। 3 फिनाइल का रेजोनेंस 3 मिथाइल के प्लस आई से डोमिनेट करेगा, ये इससे डोमिनेट करता है। अब यहाँ तक तो बता सकते थे, लेकिन इनसे ज़्यादा स्टेबल ये होता है, इससे ज़्यादा स्टेबल ये होता है। ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने अभी कंप्लीट किया स्टेबिलिटी का फैक्टर, मींस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कैसे कंपेयर करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन, राइट। चलिए हेडिंग दीजिए। जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन। फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल। मतलब कहीं भी आपको कार्बोकेटायन दिख जाए, C+ दिख जाए, तो आप कौन कौन से रिएक्शन आपको सोचना है, पहले हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं। तो पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपको अगर कहीं भी फर्स्ट रिएक्शन C+ मिल जाए और Nu- मिल जाए, तो जस्ट C+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये दोनों बॉन्ड फॉर्म करेंगे, CNU फॉर्म हो जाएगा। सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन कार्बन प्लस प्लस X माइनस है, क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बन कार्बन X हो जाएगा। थर्ड, कार्बन 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 पे प्लस प्लस OH माइनस है। देखते ही आपके माइंड में रिएक्शन कैसे करने वाले हो आप, जस्ट इस OH माइनस को C+ से अटैच कर दो, ये बन जाएगा कार्बन 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 OH। क्लियर है। फोर्थ, कार्बन 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 पे प्लस प्लस OH माइनस, यहाँ पे जस्ट कुछ मत करो, C+ और OH माइनस को अटैच कर दो, तो ये बन जाएगा कार्बन 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 पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन तो रहेगा। आपको दिख रहा होगा ये कायरल सेंटर है, अगर कायरल सेंटर फॉर्म हो रहा है तो आपको इसका मिरर इमेज भी लिखना पड़ेगा। मतलब मिरर इमेज, चलो मैं काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, कार्बन कार्बन OH नीचे है, मैं OH ऊपर लिख देता हूँ। मतलब समझो कि ये इसका मिरर इमेज है, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। सिंपल है। फिफ्थ, प्लस प्लस H2O, क्या करेंगे, कार्बन कार्बन प्लस है, मतलब कार्बन पे प्लस है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल C+ को लोन पेयर डोनेट करेगा। तो जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा, क्या बनेगा, कार्बन 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 C+ लोन पेयर एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा। देखिए जो ऑक्सीजन है पहले न्यूट्रल था, जैसे ही लोन पेयर डोनेट करेगा, अब ये लोन पेयर डोनेट करने के बाद इस पे प्लस चार्ज आएगा, मीन्स ये बन जाएगा OH H+। सिंपल है क्या। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि यहाँ पे रिएक्शन ऑलवेज वाटर में होता है, बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्वेंट वाटर होता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है तो क्या करेगा, कहीं भी आपको OH+ दिखे तो वाटर H+ एक्सट्रैक्ट कर लेगा। मतलब आप ये समझे, H2O है, H+ अपने पास लेके H3O+ बना लेता है, यहाँ से H+ वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से H+ रिमूव कर दो तो क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन कार्बन
OH बन जाएगा। तो हमने क्या सीखा, कहीं भी ऑक्सीजन H और प्लस है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, आप यहाँ से H प्लस रिमूव कर सकते हैं। वो H प्लस कौन ले जाएगा आपको सोचना नहीं है, वो H प्लस वाटर ले जाएगा। क्लियर है? एकदम देखिए, मतलब ये सब नहीं करना है। अगर तो H2O है, आप सोचो कि H2O मतलब H प्लस और OH माइनस, ये OH माइनस यहाँ पर अटैच कर दो। अगर यहाँ से OH माइनस अटैच कर दे, कार्बन 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 OH, फाइनल प्रोडक्ट। नहीं, जैसे 612 कार्बन 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 प्लस प्लस H2S है, क्या फॉर्म करोगे आप? चाहो H2S को कैसे सोचोगे, SH माइनस और H प्लस। H2S एसिड है, H प्लस डोनेट करेगा तो H प्लस और HS माइनस, SH माइनस है, SH माइनस को इसको अटैच कर दो, कार्बन 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 SH, फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्लस प्लस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन। अब ये देखते हैं 7th वाला। आपको पता है कि पाई बॉन्ड या अल्कीन अल्काइन भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल को इससे अटैच करो, देखते हैं प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। देखिए इसको कैसे सोचेंगे, जब भी आपको अल्कीन को अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल सोचना है, क्या बोला मैंने, अगर अल्कीन को एज ए न्यूक्लियोफाइल सोचना है, आप सोचें कि C डबल बॉन्ड C है, ये पाई बॉन्ड C डबल बॉन्ड C है, आप इसको माइनस और प्लस में लिख लें। मतलब मान लीजिए मैं इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करूंगा, C पे माइनस C पे प्लस, और माइनस को प्लस के साथ अटैच कर दो। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है और इस कार्बन पे 2 प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो इस पे माइनस और इस पे प्लस होगा, इस माइनस को इस C प्लस से अटैच कर दो, मींस क्या मिल जाएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, C प्लस था सिंगल बॉन्ड, अब इस C माइनस को इससे अटैच कर दिया, सिंगल बॉन्ड C प्लस कार्बन कार्बन। बिल्कुल नहीं समझा, मैंने C डबल बॉन्ड C को ब्रेक किया C माइनस और C प्लस में, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके माइनस प्लस किस साइड लगाएंगे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है। यहाँ पे प्लस आई ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। जो भी C माइनस है इससे अटैच कर दिया प्लस से, और यहाँ पे प्लस एज रहेगा। क्लियर है? तो कभी भी आपको कार्बोकेटाइन दिखे तो पहला रिएक्शन आपके माइंड में यही आना चाहिए, कोई न्यूक्लियोफाइल है तो आप न्यूक्लियोफाइल को C प्लस से अटैच करते हैं। क्लियर है? सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन आते हैं सेकेंड रिएक्शन जो आपको सोचना है, एलिमिनेशन ऑफ एडजेसेंट हाइड्रोजन फ्रॉम C प्लस। कार्बोकेटाइन का जो एडजेसेंट हाइड्रोजन है या फिर जो अल्फा हाइड्रोजन है, आप इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। नहीं समझना, समझने का ट्राई करें। जैसे मान लीजिए कि C प्लस है, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक। मान लेते हैं कोई B माइनस के साथ रिएक्शन करना है, आपके माइंड में एक तो ये है कि यार C प्लस है, C प्लस को B माइनस से अटैच कर दो, राइट। एक रिएक्शन तो ये हो सकता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड C पे भी, जस्ट मैंने B माइनस को C प्लस से कंबाइन कर दिया, तो इस रिएक्शन को मैं बोलूंगा कॉम्बिनेशन। जस्ट कंबाइन किया, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, कहीं भी न्यूक्लियोफाइल लिखे कार्बोकेटाइन से जस्ट आप कंबाइन कर दें। सेकेंड मेथड ये होगा, आप ये भी सोच सकते हो B माइनस है, कार्बोकेटाइन का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। आप पूछोगे क्यों? कार्बोकेटाइन का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, क्यों होता है? बिकॉज अगर आप यहाँ से H प्लस रिमूव करोगे
अगर आप यहाँ से H प्लस रिमूव करोगे माइनस आएगा, इसका माइनस और इसका प्लस मिलके डबल बॉन्ड बन जाएगा। नहीं चमका? कार्बोकेटायन का CH सिंगल बॉन्ड C प्लस, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है बिकॉज H प्लस अगर हटाओगे तो यहाँ पे C पे माइनस बनेगा, सिंगल बॉन्ड C प्लस, ये मिलके डबल बॉन्ड बन गया। H प्लस रिमूव करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबल है बिकॉज ये रेजोनेंस में जा रहा है। तो कहीं भी H प्लस रिमूव करने के बाद नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, वो हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो ऑल इन ऑल एक लाइन अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बोकेटायन का अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कार्बोकेटायन का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। चलिए मैं एक बॉक्स में लिख देता हूँ, आप याद रखेंगे इसको कि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोकेटायन इज एसिडिक, ये की पॉइंट आप याद रखें। अब ये जो B माइनस है ये बेस बन सकते हैं, ये B माइनस इस H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, B माइनस और H प्लस मिलके BH बन जाएगा, प्लस C पे माइनस और सिंगल बॉन्ड C पे प्लस, C माइनस और C प्लस मिलके C डबल बॉन्ड C बन जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को मैंने एलिमिनेट किया, H प्लस बाहर निकाला, इस H प्लस को B माइनस के साथ कंबाइन किया। सिंस मैंने यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को एलिमिनेट किया, इसीलिए मैं इसे बोलूंगा एलिमिनेशन। यही मैंने क्या है, एलिमिनेशन ऑफ एडजेसेंट हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोकेटायन। आप एक रिएक्शन ऐसे भी सोच सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगर अपन आगे थोड़ा सा और डिस्कशन कर ले, अभी सिर्फ सुनते हैं ना। फर्स्ट वाली रिएक्शन में B माइनस न्यूक्लियोफाइल है या बेस है, आपको दिमाग लगाना है। सेकेंड रिएक्शन में B माइनस न्यूक्लियोफाइल है या बेस है, सोचें आप, मन में सोचें। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में B माइनस एज अ बेस वर्क कर रहा है या फिर एज अ न्यूक्लियोफाइल? सोचिए सोचिए सोचिए, तब तक से मैं सेकेंड रिएक्शन लिख रहा हूं, CH3 प्लस B माइनस, यहाँ पे कॉम्बिनेशन परफॉर्म करना है और यहाँ पे एलिमिनेशन परफॉर्म करना है। देखिए B माइनस C प्लस के साथ अटैच हो रहा है, यहाँ पे B माइनस H प्लस पे रिएक्ट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था बेस का डेफिनेशन, अगर H प्लस के साथ कोई भी नेगेटिव चार्ज रिएक्ट कर रहा है तो बेस होगा, H प्लस को छोड़ के किसी और पॉजिटिव सेंटर के साथ रिएक्ट करेगा, फिर वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पे ये C प्लस के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे B माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। यहाँ पे B माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए B माइनस यहाँ पे एज अ बेस वर्क कर रहा है। क्लियर है? यहाँ पे सोचिए अगर मैं कंबाइन करूंगा प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 C CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड B। अगर एलिमिनेशन देखा जाए C प्लस का कोई भी चाहिए अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट करो, H प्लस और B माइनस मिलके BH बन जाएगा, प्लस अब बोलो क्या होगा, CH2 पे माइनस C पे प्लस, इसको डबल बॉन्ड बना जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? चलिए अब कॉम्बिनेशन एंड एलिमिनेशन थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन में B माइनस को C प्लस के साथ कंबाइन होना है, यहाँ भी कंबाइन होना है, यहाँ भी कंबाइन होना है। तो यार अगर C प्लस के पास अगर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा, ध्यान से सुनना, C प्लस के पास अगर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा तो ये B माइनस C प्लस को अप्रोच नहीं कर सकता है। अगर अप्रोच नहीं कर पाएगा फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। नहीं चाहता, फिर से बता रहा हूं, अगर C प्लस पे स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा
तो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर इंक्रीज हो गया, अब B माइनस C प्लस को अप्रोच नहीं कर सकता है। कॉम्बिनेशन के लिए B माइनस को C प्लस से अटैच होना है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होने पे कॉम्बिनेशन डिक्रीज होगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में कॉम्बिनेशन किस में ज़्यादा होगा? बताइए बताइए बताइए। तो कॉम्बिनेशन 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा। 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, कॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत कम होंगे। तो 3 डिग्री में अगर कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, चांसेस बहुत कम है, तो फिर 3 डिग्री में क्या होगा? एलिमिनेशन ज़्यादा होगा। बिकॉज ये मॉलिक्यूल दो ही रिएक्शन दे सकता है, आइदर कॉम्बिनेशन या एलिमिनेशन। कॉम्बिनेशन नहीं देगा तो फिर एलिमिनेशन देगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में कॉम्बिनेशन 1 डिग्री में सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री में। लेकिन एलिमिनेशन 1 डिग्री में सबसे कम, रिवर्स होगा 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, एलिमिनेशन में आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है। तो अगर बॉन्ड ब्रेक करना है तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे, हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक करना इजी होता है, तो हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन इजी होगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एलिमिनेशन इंक्रीज होगा, मीन्स कॉम्बिनेशन डिक्रीज होगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन is inversely proportional to temperature. Clear है? Next point, combination में B माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो कॉम्बिनेशन फेवर करेगा या फिर एलिमिनेशन प्रेफर करेगा? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कॉम्बिनेशन प्रेफर करेगा। एलिमिनेशन में B माइनस बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या प्रेफर करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन प्रेफर करेगा। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, मीन्स अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है फिर कॉम्बिनेशन प्रेफर करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है फिर एलिमिनेशन प्रेफर करेगा। मीन्स यहाँ पे ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। इतने पॉइंट क्लियर है? जल्दी से नोट करें आप। अगर आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए, चलिए फिर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एग्जांपल फर्स्ट, ए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्लस पे OH माइनस, B कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्लस पे OH माइनस, एंड ऑप्शन C कार्बन 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 प्लस पे OH माइनस। देखिए फर्स्ट रिएक्शन में अगर मैं कॉम्बिनेशन करूंगा तो प्रोडक्ट विल बी कार्बन सिंगल बॉन्ड OH, ये कॉम्बिनेशन होगा। एलिमिनेशन क्या हो जाएगा? OH माइनस CH प्लस को एलिमिनेट करेगा तो H2 बनाएगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C प्लस H2 बनेगा, राइट? ये कॉम्बिनेशन और ये एलिमिनेशन है, दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन किया जाए तो ये C सिंगल बॉन्ड OH, एलिमिनेशन किया जाए H प्लस OH माइनस के साथ मिलकर H2O, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो,
यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन किया जाए OH प्लस एलिमिनेशन किया जाए H प्लस OH माइनस मिलके H2 हो जाएगा और ये बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C प्लस H2। क्लियर है? आपको बताना है ABC में कॉम्बिनेशन बाई एलिमिनेशन का रेशियो ABC में सबसे ज्यादा किसमें होगा? सोचिए। सेकेंड एग्जांपल है कार्बन 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 प्लस इस पे ACO माइनस एसिटेट आयन 25 डिग्री सेल्सियस A एंड B है कार्बन 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 प्लस एसिटेट आयन 250 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड रिएक्शन में भी कॉम्बिनेशन बाई एलिमिनेशन का ऑर्डर क्या होगा? फिर आपको सेकेंड में भी बताना है कॉम्बिनेशन बाई एलिमिनेशन A एंड B में किसमें ज्यादा होगा? थर्ड में A कार्बन 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 प्लस प्लस F माइनस प्लस Cl माइनस Br माइनस एंड D प्लस I माइनस। यहाँ पे आपको बताना है कॉम्बिनेशन बाई एलिमिनेशन का रेशियो A B C D में ऑर्डर क्या होगा? देखिए कैसे समझेंगे। आप ये बताओ कि फर्स्ट में A B C में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा किसमें होगा? तो कॉम्बिनेशन 1 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा, मींस A में कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा होगा, C में कॉम्बिनेशन सबसे कम होगा। तो कॉम्बिनेशन बाई एलिमिनेशन कॉम्बिनेशन A में ज्यादा है तो ये रेशियो A का ज्यादा होगा B से फिर C से। या फिर आप एलिमिनेशन देख सकते हो 3 डिग्री में एलिमिनेशन सबसे ज्यादा होगा, तो अगर 3 डिग्री में एलिमिनेशन सबसे ज्यादा है तो डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो टोटल टर्म कम होगा, इसलिए C कम है, राइट। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में ACO माइनस पहले आप समझे एसिटेट आयन इसको बोलते हैं CH3COO माइनस बोलते हैं ACO माइनस, शॉर्ट में एसिटेट आयन, ठीक। 25 डिग्री सेल्सियस 250 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे क्या प्रेफर करेंगे? कॉम्बिनेशन या एलिमिनेशन? तो हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन प्रेफर करते हैं। तो हाई टेम्परेचर मतलब 250 डिग्री सेल्सियस पे B में एलिमिनेशन ज़्यादा होगा। अगर B में एलिमिनेशन ज़्यादा होगा तो B का कॉम्बिनेशन बाई एलिमिनेशन कम होगा, मीन्स A ग्रेटर देन B। नहीं समझ में आया? B में हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन ज़्यादा होगा, एलिमिनेशन ज़्यादा होगा तो ये एलिमिनेशन ज़्यादा होगा मतलब डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो कॉम्बिनेशन बाई एलिमिनेशन B के लिए कम होगा, इसीलिए A ग्रेटर देन B। अब थर्ड में देखा जाए F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताऊंगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको याद है सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बाय डिफॉल्ट वाटर नहीं कंसीडर करते हैं, I माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस। सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल I माइनस है तो I माइनस न्यूक्लियोफाइल है तो कॉम्बिनेशन ज़्यादा करेगा, तो D में कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा है, न्यूमरेटर ज़्यादा है, इसीलिए कॉम्बिनेशन बाई एलिमिनेशन इंक्रीज होगा। सिंपल है क्या? नोट कर लिया? नेक्स्ट है आप क्वेश्चन है आपको सिर्फ ओनली सिर्फ एलिमिनेशन प्रोडक्ट लिखना है, ओनली एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ठीक है।
आप कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मत लिखिए, जस्ट ऐसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट लिखना है, ठीक। फर्स्ट कार्बन 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 और एक और कार्बन ले लेते हैं प्लस, और इस पे B माइनस है। आप जस्ट एलिमिनेशन प्रोडक्ट लिखें। सेकेंड यहाँ पे प्लस है, B माइनस, एंड थर्ड इज यहाँ पे B माइनस है, ठीक। तीनों में आपको एलिमिनेशन का प्रोडक्ट लिखना है। देखिए क्या आप लिख पाते हैं क्या? एलिमिनेशन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? तो अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करिए, H प्लस रिमूव करने के बाद माइनस सोचिए, माइनस एंड प्लस को कंबाइन कर दीजिए, राइट। नोट लिखें आप। चलिए अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ भी C प्लस प्लस है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। तो आप वन बाय वन दोनों को ही रिमूव करके प्रोडक्ट लिख सकते थे। अगर मैं इसको H प्लस को रिमूव करूँ, माइनस आएगा, माइनस और प्लस को मिलके डबल बॉन्ड बना दूँ, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बन सकता है, प्लस इस H प्लस को रिमूव करके डबल बॉन्ड बनाऊँ, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ये होगा। क्लियर है क्या? दोनों ही यहाँ पे एल्कीन बन सकते हैं। और सेकेंड में देखा जाए तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये दोनों सेम टाइप के हैं, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है। अब चाहे तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं या फिर यहाँ भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे दो डबल बॉन्ड यहाँ बना सकते हैं या फिर प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। इस केस में देखा जाए, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है या फिर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा सकते हैं, प्लस यहाँ भी लगा सकते थे आप, तो डबल बॉन्ड आप यहाँ भी लगा सकते हैं। क्लियर? लेकिन अब क्वेश्चन है कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, राइट। तो यार देखा जाए तो आप ये बताओ कि दो अल्कीन बन रहे हैं, दोनों अल्कीन में से कौन मोर स्टेबल अल्कीन है? मोर स्टेबल अल्कीन कौन सा है? अब देखेंगे, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास जस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये वाला मोर स्टेबल अल्कीन है, समझो। यहाँ पे इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 + 2 + 3, 7 अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबल, राइट। इसके पास सिर्फ 4 अल्फा हाइड्रोजन, ये लेस स्टेबल अल्कीन है। इसके पास 3 + 3 6 + 2 + 2 10 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 + 2 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है, राइट। तो जो भी मोर स्टेबल अल्कीन होता है, मतलब जो मोर स्टेबल अल्कीन होता है, मोर स्टेबल अल्कीन को अपन बोलते हैं सेटजेफ अल्कीन, सेटजेफ अल्कीन, या फिर इसका एक और निकनेम है जेटसिफ अल्कीन। मोर स्टेबल अल्कीन को बोलते हैं सेटजेफ अल्कीन या जेटसिफ अल्कीन, ये साइंटिस्ट के नेम है। और जो लेस स्टेबल अल्कीन होता है, लेस स्टेबल अल्कीन है, इसको बोलते हैं हॉफमैन अल्कीन या हॉफमैन प्रोडक्ट। तो हमने क्या सीखा कि अगर एलिमिनेशन में मोर देन वन अल्कीन फॉर्म हो रहा है, जिससे 2 अल्कीन फॉर्म हो रहा है, तो जो भी मोर स्टेबल अल्कीन है इसे हम सेटजेफ अल्कीन बोलते हैं, और जो लेस स्टेबल अल्कीन है इसे हम हॉफमैन अल्कीन बोलते हैं। क्लियर है? और जनरली
आपसे पूछा जाए कौन मेजर होगा, तो जो मोर स्टेबल अल्कीन होता है वो मेजर होता है। लेकिन ध्यान रखिए मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया है जनरली। कुछ केसेस हैं जहाँ पे हॉफमैन अल्कीन मेजर हो सकता है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए नोट करें, पूरा लिखिए और ये लाइन भी लिखें आप। आई होप आपने नोट कर लिया। अगर नोट नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करें और नोट करें, फिर लिखें पॉइंट। मोर स्टेबल अल्कीन इज कॉल्ड सेडजेफ अल्कीन एंड लेस स्टेबल अल्कीन इज कॉल्ड हॉफमैन अल्कीन। याद रखिए पॉइंट, मोर स्टेबल अल्कीन इज कॉल्ड सेडजेफ अल्कीन एंड लेस स्टेबल अल्कीन इज कॉल्ड हॉफमैन अल्कीन। हो गया। आगे लिखिए कि जनरली सेडजेफ अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। Generally, सेडजेफ अल्कीन is major product. Generally, सेडजेफ अल्कीन is major product. But in some cases, Hoffman alkene may be major product. Hoffman alkene may be major product. जैसे मैं एक इसका एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन प्लस, और इस पे बी माइनस का रिएक्शन करना है। तो दो टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, सी प्लस पे दो अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर देखा जाए तो ये हाइड्रोजन आप रिमूव करोगे, ये हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, मीन्स एक प्रोडक्ट बनेगा कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, तो ये बनेगा। प्लस ये हाइड्रोजन अगर मैं रिमूव करूंगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, दो प्रोडक्ट बने। इसके पास देखा जाए कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो ये यहाँ पे सेडजेफ है, मोर अल्फा हाइड्रोजन मतलब मोर स्टेबल है, और ये वाला हॉफमैन है। जनरली सेडजेफ मोर स्टेबल होता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, हॉफमैन मेजर हो गया। अब आप रीजन पूछेंगे यहाँ पे हॉफमैन मेजर क्यों है, तो यार होगा क्या कि जो बी माइनस है सेडजेफ बनाने के लिए ये हाइड्रोजन एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट। लेकिन आपको पता है यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो इस बी माइनस को यहाँ पे हाइड्रोजन को अप्रोच करना बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन ये बी माइनस इस हाइड्रोजन को इजीली अप्रोच कर सकता है, इजीली अप्रोच करेगा, प्रोडक्ट फटाक से बनाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन इस हाइड्रोजन को अप्रोच करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए ये प्रोडक्ट बहुत कम फॉर्म होगा। तो हॉफमैन प्रोडक्ट कब मोर स्टेबल होता है, जब स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण सेडजेफ प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, उस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। ये पॉइंट नोट करें आप। हियर हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर, हियर हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर because to form सेडजेफ product more sterically hindered hydrogen, because to form सेडजेफ product more sterically hindered hydrogen has to be eliminated. To form सेडजेफ product more sterically hindered hydrogen has to be eliminated. क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। कार्बोकेटाइन का एक और जनरल रिएक्शन है जो हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।